गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर सेकंड। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना ज़रूरी है क्योंकि उससे हम उनको बेटर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये देखें कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कौन से थे। जैसे सबसे पहले क्लासिफाई करने का जो मैकेनिज्म दिया वो था अरिस्टोटल ने, और ये एक टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड किया गया, एक तो प्लांट्स और एक एनिमल। ये वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये इस बेसिस पर था कि ऑर्गेनिजम्स को देखकर पहचाना जा सकता है क्या कि जो मूव करते हैं वो एनिमल्स हैं, जो मूव नहीं करते वो प्लांट्स हैं। लेकिन कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो थे उनको किसी भी कैटेगरी में प्लेस नहीं किया जा सकता, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी डेवलप हुई या दूसरी टेक्निक्स एडवांस हुई, वैसे वैसे हमें पता चला कि इनके अलावा भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अलग अलग समय पे अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम आए। जैसे टू किंगडम के बाद फर्दर फिर आए थ्री किंगडम, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, और इस समय जो सबसे रिसेंट है, जो सबसे ज़्यादा वेल एक्सेप्टेड है, वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था व्हिटेकर ने। और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम कई क्राइटेरियाज के ऊपर है। सी पेज 17 पर टेबल 2.1 है, और यहाँ पर इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स नाम का जो फर्स्ट कॉलम है इसमें दिया है सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये वो 5 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को इन 5 किंगडम में क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा, इन दोनों के ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? दोनों के ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, लेकिन मोनेरा के ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा के होते हैं यूकैरियोटिक। तो ये तो पहला डिफरेंस है, वो किस बेसिस पर है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल टाइप क्या है, और इसके अलावा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। इसके अलावा देखो क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने एक कंसेप्ट और दिया है सेल वॉल का, कि सेल वॉल प्रेजेंट है क्या और सेल कंपोजिशन क्या है। देखो एनिमल किंगडम के अलावा बाकी सब ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल प्रेजेंट होने के बाद वो बनी किस चीज़ से हुई है, इस चीज़ को लेकर डिफरेंस। जैसे बैक्टीरिया में सेल वॉल अलग कंपोनेंट की बनी होती है, उस कंपोनेंट का नाम है पेप्टाइडोग्लाइकन। देखो टेबल 2.1 में सेल वॉल के आगे मोनेरा में लिखा हुआ है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड। तो ये कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है? ये पेप्टाइडोग्लाइकन। प्रोटिस्टा में लिखा है कि प्रेजेंट इन सम। अब जिनमें प्रेजेंट होती है तो उनमें ये बनी होती है सेलुलोज की। इसके बाद तीसरा फंजाई। फंजाई में ये बनी होती है सेल वॉल आईटीसी। और इसके बाद लिखा है इन्होंने प्लांट में प्रेजेंट होती है सेलुलोज की, और एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। ऊपर सेल टाइप में अगर तुम देखो तो यहाँ लिखा है कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, इसके अलावा बाकी सभी में यूकैरियोटिक है। तो ये दो क्राइटेरिया अभी तक हमने इस टेबल से स्टडी किए, जिनके बेसिस पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इज इट प्रेजेंट और एब्सेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेल ही है,
और ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। इसीलिए पहले ग्रुप में यानी कि मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एब्सेंट दिखा है, इसके अलावा बाकी सब में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, टिश्यू ऑर्गन या टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है। यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म का जो अरेंजमेंट है वो किस लेवल का है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ अरेंजमेंट है क्योंकि हम हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन जो छोटे लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन सेल या टिश्यू लेवल का होता है, क्योंकि उनका बॉडी कंप्राइज होता है या तो एक ही सेल का होता है या एक से ज़्यादा सेल के कंपोजिशन से मिलकर बना होता है। इसके बाद फाइनल जो क्राइटेरिया है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोनेरा के नीचे देखो ये लिखा है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ऑटो का मतलब होता है सेल, ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड या फिर फूड लेवल, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, यानी कि ये अपने अलावा किसी और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, और ये सेल्फ के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। जो ऑटोट्रॉफिक मोनेरल्स होते हैं उनके ऑटोट्रॉफिक का मैकेनिज्म वही है जो कि ग्रीन प्लांट्स का होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। और जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं वो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि या तो वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं, या वो किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले सकते हैं। देखो जहाँ पर लिखा है इन्होंने हेटेरोट्रॉफिक, इसके ब्रैकेट में लिखा है सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट हैं, और सेप्रोफाइटिक का मतलब है कि किसी डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अब आते हैं प्रोटिस्टा में। देखो प्रोटिस्टा में इन्होंने लिखा है कि ऑटोट्रॉफिक यानी कि वो फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब अभी अभी मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस से न्यूट्रिशन कर रहे हैं, और हेटेरोट्रॉफिक दोनों ही मैकेनिज्म इनके अंदर होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। यूग्लिना नाम का एक प्रोटिस्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। लेकिन अमीबा नाम का जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास कोई भी पिगमेंट्स नहीं है, तो वो हेटेरोट्रॉफिक है। तो ये दोनों ही तरह के एग्जांपल्स हो गए। अब बैक्टीरियाज में अगर यानी मोनेरल्स में अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल लेते हैं साल्मोनेला टाइफी, तो वो टाइफाइड कॉज करता है यानी कि वो पैरासिटिक है। और वो फोटोसिंथेटिक में अगर देखें तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल का इनके पास पर्पल कलर के पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए इनको ये नाम दिया जाता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे लास्ट में देखो एनिमल किंगडम में इन्होंने क्या दिया कि दीज आर ऑल हेटेरोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक में न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, होलोजोइक या फिर सेप्रोफिटिक। होलोजोइक का मतलब जो खाने को निगल के खाएं उनको होलोजोइक कहते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है इसमें मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि शुरू में साइंटिस्ट ने जब चीज़ों को क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, तो उन्होंने पहले उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखे, यानी कि जो बाहर से दिखने में चीज़ों के डिटेल्स हमें पता लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उन्होंने ये देखा कि इनमें कुछ इनर डिटेल्स भी हैं, यानी कि उन्होंने उनको सेल लेवल पर, जीन लेवल पर और माइक्रोस्कोपिक तरीके से स्टडी करना शुरू किया, या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी देखनी शुरू की। तो बाद में उन्होंने इन क्राइटेरियाज को भी इनकॉर्पोरेट किया, इनके बेसिस पर क्लासिफाई करना भी शुरू किया। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे ये हुआ कि पहले हमने अगर किसी ऑर्गेनिज्म को किसी गलत कैटेगरी में प्लेस कर दिया था,
तो उसे उसकी सही कैटेगरी में प्लेस कर दिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऐसे एल्गी थे, मतलब इनको एल्गी माना जाता था जिनके पास ब्लू और ग्रीन कलर के पिगमेंट थे। लेकिन बाद में जब उनको स्टडी किया गया सेल लेवल पर, तो ये देखा गया कि वो एल्गी नहीं है, क्योंकि एल्गी तो वो होते हैं जो कि यूकैरियोटिक प्लांट्स होते हैं, बल्कि ये ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक थे और सिंगल सेल थे। तो इसीलिए फिर बाद में इनको नाम दिया गया साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया सयान, सयान का मतलब, सयान एक कलर का नाम है। ये जैसी दीवार दिख रही है, दीवार के कलर को सयान कहते हैं। तो इस कलर का पिगमेंट उनके पास प्रेजेंट होता है, इसलिए उन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। देखो ये दीवार का कलर भी ऐसे दिख रहा है जैसे ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया उनको नाम दिया गया। इस तरह से बाद में क्या किया गया कि ऑर्गेनिजम्स को उनकी सही कैटेगरीज में प्लेस किया गया। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई बच्चा की अगर ग्रोथ कम है या ज़्यादा है, तो हम उसे किसी गलत क्लास में प्लेस कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब हम उसका मेंटल लेवल देखते हैं तो उसके बेसिस पर उसे सही क्लास में जाकर प्लेस करते हैं। तो इस तरह से हमने ऑर्गेनिज्म को सही तरह से क्लासीफाई करना शुरू किया। इसके बाद हम स्टडी करेंगे किंगडम मोनेटा। किंगडम मोनेरा में देखो पेज नंबर 18 पर इन्होंने दिया है कि ये बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किंगडम मोनेरा में पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया ऐसा कोई भी हैबिटेट नहीं है जिसमें ये नहीं पाए जाते, इसीलिए इन्हें कहते हैं यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो सब जगह पाए जाते। अच्छा, एग्जाम्पल क्या क्या है देखो। Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow and deep oceans, where very few other life forms can survive. Many of them live in all other organisms as parasite. अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने दिया है इनका क्लासिफिकेशन। 4 कैटेगरीज में इनको प्लेस किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी देखो कोकाई। कोकाई उनको कहते हैं जो कि स्फेरिकल शेप के होते हैं। इसके बाद आते हैं बेसिलस जो कि रॉड शेप के होते हैं। फिर आते हैं स्पिरेला जो कि स्पाइरल शेप के होते हैं, और इन पर इस तरह से फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं कॉमा शेप। कॉमा शेप जिनको कहते हैं विब्रियो, ठीक है। अब ये देखो, ये अलग अलग टाइप के डायग्राम्स भी इन्होंने दिखाए हुए हैं। अब आते हैं पेज नंबर 19 पर। यहाँ उन्होंने दिया बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसका मतलब इनके पास ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होंगे, सेल एकदम सिंपल टाइप का होगा। जैसे सपोज करो ये बैक्टीरियल सेल है, तो सबसे बाहर प्रेजेंट होगी सेल वॉल, उसके अंदर प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन, बीच में एक एरिया होगा जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे न्यूक्लियोइड, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस वो होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में एक चीज देखने वाली होती है कि इनके पास तरह तरह के स्टोरेज ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी एंजाइम्स अलग अलग रिएक्शन करने वाले हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाले या ट्रांसपोर्ट में हेल्प करने वाले, वो सभी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, कंपेयर टू मेनी ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब वो अलग अलग तरह से मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, जैसे कि वो डाइजेशन करने अपनी न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रॉपिक मैकेनिज्म भी यूज़ कर सकते हैं या हेटेरोट्रॉपिक मैकेनिज्म भी यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉपिक
दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और दे मे बी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। देखो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि लाइट को ट्रैप करके अपना फूड बनाते हैं, और कीमोसिंथेटिक वो होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा एनर्जी या अपना फूड जनरेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान, नेचर में बहुत सारे रेडॉक्स रिएक्शंस होते रहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, उन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट को यूज करके वो अपने लिए एटीपी जनरेट करते हैं। They do not synthesize their own food. Vast majority of bacteria are heterotrophs. They do not synthesize their own food but dependent on other organisms or on dead organic matter for food. ठीक है, यानी कि ये कैसे हैं, ये पैरासिटिक हैं या फिर ये सेप्रोफाइटिक हैं। अब बैक्टीरिया को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहले टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो हैं आर्की बैक्टीरिया। पहले टाइप के बैक्टीरिया हैं आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब तो एविडेंट है कि ये क्या है। आर्किया का मतलब होता है प्रिमिटिव। These bacteria are primitive type of bacteria. प्रिमिटिव इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल कंपोजिशन दूसरे बैक्टीरिया यानी कि यू बैक्टीरिया से अलग होती है। और कैसे अलग होती है, इनमें एक स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे कहते हैं NAT। ठीक है, अभी तुम NAT याद कर लो, और NAT की फुल फॉर्म क्या होती है, N एसिटाइल टेलोसा मेन्यूरोनिक एसिड। एन एसिटाइल टेलोसा मेन्यूरोनिक एसिड है ना, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म NAT है, इससे इसकी सेल वॉल बनी होती है। और ये जितने भी NAT के कंपोनेंट है ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं ईथर लिंकेज के थ्रू। इनकी सेल वॉल के स्पेशल होने से फायदा ये होता है कि अलग अलग तरह की हार्श और एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं। कौन सी हार्श कंडीशंस होती हैं, देखो सेकंड लाइन में, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज जैसे कि समुद्र, हेलोफाइल्स कहते हैं उन्हें, तो इनको इनके हैबिटेट के हिसाब से नाम दिए गए, जैसे कि हेलोफाइल। फाइल का मतलब होता है लविंग और हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। जो एक्सट्रीम सॉल्ट कंसंट्रेशन को लव करें उन्हें कहते हैं हेलोफाइल। दूसरे हॉट स्प्रिंग्स यानी कि गर्म पानी के सोतों में जो पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशंस को लव करें उन्हें कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। इसके बाद तीसरा दिया है मिथेनोजेंस, जो मार्शी एरिया में ग्रो करें। मार्शी यानी कि दलदली इलाकों में पैदा होती है गैस जिसे कहते हैं मार्श गैस, और ये मार्श गैस वास्तव में होती है मीथेन। तो इसीलिए इन बैक्टीरिया को जो मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं इनको कहते हैं मिथेनोजेंस। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है आगे, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals. तो ये असल में पाए जाते हैं रूमिनेंट्स नाम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि गाय, बैल और भैंस वगैरह, यानी कि ये जो चारा खाने वाले जानवर हैं इनके पेट में पाए जाते हैं। वहाँ पर ये उनके द्वारा खाए जाने वाले सेलुलोज को सड़ाते हैं जिसकी वजह से बनती है मीथेन गैस, और ये बैक्टीरिया फिर उनके गोबर में भी प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए फिर गोबर को हम जब गोबर गैस प्लांट में डालते हैं तो वहाँ मीथेन प्रोड्यूस होती है। तो ये है मिथेनोजेंस। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, यू बैक्टीरिया नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी यू बैक्टीरिया।
यू बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया बता ही रहा है, ईयू का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट या फिर ट्रू, यानी कि ये वास्तव में ये बैक्टीरिया है। और वास्तव में बैक्टीरिया होने का मतलब ये है कि ये हर तरह के हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, सिर्फ हार्श कंडीशंस में नहीं। इनकी सेल वॉल कंपोजिशन अर्के बैक्टीरिया से अलग होती है, एवरेज कंडीशंस में भी ग्रो करते हैं, यानी कि एवरेज पीएच, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज मॉइस्चर, उन कंडीशंस में भी ये पाए जाते हैं। अब क्या क्या इनकी विशेषता होती है देखो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल wall and a motile of flagellum. Cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल इन्होंने दिया है वो साइनोबैक्टीरिया का है, जो कि फोटोसिंथेटिक है क्योंकि उसके पास ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं, इसीलिए। और उस ये जो क्लोरोफिल ए है ये कुछ वैसा ही होता है जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। इनके पास फ्लैजेला भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और क्यों अगर ये मोटाइल होते हैं। देखो इसके अलावा क्या लिखा है, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, यानी कि अलग अलग तरह के हैबिटाट्स में पाए जा सकते हैं, अलग अलग इनके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय ए जिलेटिनस शीट, जैसा कि ये वाला डायग्राम हम देख रहे हैं फिगर 2.2, इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है देखो, इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके चारों तरफ एक ब्लू कलर की शीट बनी हुई है, उसे म्यूसिलेटिनस या जिलेटिनस शीट कहते हैं। और इसके आगे लिखा है, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ब्लूम्स का मतलब है कि बहुत तेजी से उगते हैं और पूरे वाटर बॉडी में फैल जाते हैं। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में अक्सर आता है कि हेटेरोसिस्ट क्या होता है। हेटेरोसिस्ट ऐसे सेल्स होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया के अंदर कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, जिससे कि उनकी नाइट्रोजन की ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने नॉस्टॉक और एनाबीना। नॉस्टॉक और एनाबीना दोनों साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद इन्होंने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में दिया है, जो रिडॉक्स रिएक्शन से, यानी कि दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सल्फर, नाइट्रोजन और आयरन और फॉस्फोरस इन एलिमेंट्स की रेडॉक्स साइकिल्स को चलाते हैं, और उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उनको यूज करते हैं अपने एटीपी जनरेट करने के लिए। इसके बाद इन्होंने दिया है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर। तो ये कैसे होते हैं, ये या तो सेप्रोफिटिक होंगे या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहे होंगे। एग्जाम्पल देखो थर्ड लाइन में, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। जैसे कर्डलिंग के लिए जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ये सब के सब हेटेरोट्रॉफिक हैं। सम आर पैथोजेनिक, जो कि डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, क्रॉप्स में, फार्म एनिमल्स में, और इनके एग्जाम्पल भी दिए हैं। कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर और वेल नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के नाम तुम चाहो तो ढूंढ सकते हो, जैसे कॉलरा का है विब्रियो कॉलरे, टाइफाइड का है साल्मोनेला टाइफी, टिटनस का क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। ठीक है, सिट्रस कैंकर का शायद साइक्लोस्पोरा पर्सोनेटा है, ये तुम लोग कंफर्म कर लेना। इसके बाद दिया इन्होंने कि रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक सेल डिवाइड होकर या तो 2 सेल बनाएगा या 2 से ज़्यादा सेल, जिसे हम बाइनरी या फिर मल्टीपल फिशन कहते हैं।
समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोर्स का मतलब होता है दीज आर पेरिनेटिंग और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वेजिटेटिव सेल स्पेशल कंडीशंस में जब ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है तो रिप्रोडक्शन या पेरिनेटिंग के लिए जरूरी होते हैं। पेरिनेटिंग यानी कि विपरीत परिस्थितियों को झेलने वाले, तो उसे हम कहते हैं स्पोर। और दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। अब ये जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। सपोज करो कि एक बैक्टीरिया ये है और एक बैक्टीरिया ये है, इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में जीन यानी डीएनए ट्रांसफर होना है, तो इसके और इसके बीच में एक ट्यूब बनेगी, इस ट्यूब को कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब या इसका एक नाम और है सेक्स टिली। तो इसका डीएनए इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन। ये टाइप का प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब आते हैं लास्ट में द माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, यानी ये बैक्टीरिया में ही प्लेस किए जाते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं लेकिन सेल वॉल इनमें एब्सेंट है, तो एक टाइप के बैक्टीरिया ही है। दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि एनॉक्सिक कंडीशन में भी रह सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो माइकोप्लाज्मा है इनको हम पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया का मतलब होता है, प्लूरो मतलब होता है डिफरेंट यानी कि अलग अलग शेप के, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म न्यूमोनिया के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की तरह ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है, तो ये जो थी किंगडम मोनेरा, इसके बारे में इतना ही, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो तुम लोग पूछ सकते हो। किंगडम प्रोटिस्टा हम स्टडी करेंगे कल से। थैंक यू।